हेलो एवरीवन। मैं आज आपके लिए यूनिट 1 लेके आई हूँ, पेपर 1 की जो होती है नेट की और सेट की टीचिंग एप्टीट्यूड। वैसे तो मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ, लेकिन ये मैंने कुछ शॉर्ट नोट बनाए थे यूनिट 1 के। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम में मतलब जैसे एमपी सेट के लिए 10 डेज़ बचे हैं, तो लास्ट टाइम में आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए जिसमें सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक ही जगह आ जाएं। जैसे मैंने एक पूरे कंप्रेस नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे। ये मेरे 1.5 पेज में पूरे यूनिट 1 के नोट्स हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। मेरा मेन जो एम है वो यही है कि आप लास्ट डेज में कैसे नोट्स बनाएं जिसमें सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं एक ही जगह पे आ जाएं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती चलती हूँ, क्योंकि ये थोड़े से मिक्सअप हैं, थोड़ी हौश पौश है इसमें। तो जैसे कि यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने नोट्स बनाए हैं, और उसमें इम्पॉर्टेंट मैंने लिखा है कि लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स और मेथड्स ऑफ टीचिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम आगे देखते हैं वीडियो में। मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट टीचिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है कि टीचिंग क्या है। एक सोशल सर्विस है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या टीचिंग एक सोशल सर्विस है। तो हाँ, टीचिंग एक सोशल सर्विस है, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। नेट के भी पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चन बने हुए हैं, एमपी सेट में भी बन सकता है कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल कैसे होगा कि आप क्लासरूम में जाके टीच कर रहे हैं, फॉर्मल टीचिंग कर रहे हैं एज अ टीचर। और इनफॉर्मल जैसे कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रही हूँ, तो ये इनफॉर्मल वे ऑफ टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये आर्ट भी है एज वेल एज साइंस। थोड़ा सा यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है ये, तो इसमें लिख रहा है आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है। ये एक पीवाईक्यू था कि टीचिंग क्या है, आर्ट भी है साइंस भी है। तो इस एक ही लाइन में देखो आप, मैंने कितने क्वेश्चंस इंक्लूड कर लिए, 1, 2 एंड 3। 3 क्वेश्चन मेरे एक लाइन में कवर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग की। किसी से क्वेश्चन आए ना आए, मॉडल ऑफ टीचिंग से बिल्कुल क्वेश्चन आता है। मॉडल ऑफ टीचिंग में 3 चीज़ें होती हैं, पैडागॉजी, एंड्रोगॉजी और यूटागॉजी। पैडागॉजी जो है टीचर से रिलेटेड रहती है, ठीक है, टीचर लेड रहती है और रिसेप्टिव मोड में रहती है कि जो भी पढ़ाएगी टीचर ही जो है रिसेप्ट करेगी, उसको पढ़ाएगी। एंड्रोगॉजी में क्या रहता है, इंस्ट्रक्टर और गाइड की तरह काम करता है टीचर। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि पैडागॉजी में कौन जो है ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में रहता है, टीचर लेड होता है ये, ठीक है। आपको ऑप्शंस दे देंगे, टीचर लेड होता है या फिर स्टूडेंट लेड होता है या फिर बोथ। तो आपको क्या लगा के आना है, पैडागॉजी में टीचर लेड होता है। एंड्रोगॉजी में क्या होता है, टीचर एक इंस्ट्रक्टर या गाइड की तरह काम करता है सिर्फ, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट करता है, ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड। तो एंड्रोगॉजी में क्या रहता है, टीचर का रोल क्या रहता है, ये पूछा जाता है कि इंस्ट्रक्टर और गाइड की तरह रहता है। ये पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन है कि एंड्रोगॉजी में टीचर का रोल क्या रहता है, टीचर का एज अ इंस्ट्रक्टर या फिर गाइड रोल करता है, ठीक है। यूटागॉजी में क्या होता है, यूटागॉजी में जो स्टूडेंट है वो खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और सेल्फ डिटरमाइंड रहता है, ठीक है, खुद से ही सारा काम करेगा। इसमें टीचर का कोई भी काम नहीं रहेगा, ठीक है। अस वाली चीज़ हो जाएगी इसमें कि हम सारा काम हम ही करेंगे, ठीक है। और जैसे एंड्रोगॉजी से पूछा गया था कि क्या अडल्ट लर्निंग का पार्ट है, तो हाँ, जो बच्चा है वो सेल्फ डायरेक्शन देता है, तो ये अडल्ट लर्निंग का पार्ट है एंड्रोगॉजी, ठीक है। और यूटागॉजी भी आ जाएगा, लेकिन अगर एंड्रोगॉजी ऑप्शन में है तो आपको अडल्ट लर्निंग में एंड्रोगॉजी ही लगा के आना है। इसके अलावा जो एडल्ट लर्निंग है ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहती है कि जो बच्चा है वो खुद से ही सारे काम करेगा, सेल्फ डायरेक्टेड रहेगा। तो ये भी पूछा जाता है कि एंड्रोगॉजी सेल्फ डायरेक्टेड है और जो यूटागॉजी है वो सेल्फ डिटरमाइंड है। माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि एंड्रोगॉजी में सेल्फ क्या है, डायरेक्टेड, और यूटागॉजी में सेल्फ क्या है, डिटरमाइंड। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड या फिर अडल्ट लर्निंग की बात आएगी तो आप क्या लगा के आओगे, एंड्रोगॉजी, ठीक है। तो ये इतनी से जगह में हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग पूरा कंप्लीट हो गया। आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस पर्टिकुलर 3 लाइन से ही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
लेवल्स ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग भी है। लेवल्स ऑफ टीचिंग भी 3 रहती हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम MUR से याद कर सकते हैं। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल में आपकी रोट लर्निंग हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो समझ के करते हैं हम वो आ जाता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल में हमारी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। तो इस लाइन से आपसे ये पूछा जा सकता है, और ये PYQ भी है। उसमें चौथा कुछ और दे देंगे आपको कि इनमें से लेवल ऑफ टीचिंग क्या नहीं है या फिर क्या है। फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी 3 चीज़ें हैं। अगेन कॉग्निटिव डोमेन की बात करता है, ये इफेक्टिव डोमेन की बात करता है और साइकोमोटर डोमेन की बात करता है। ठीक है, किस किस की बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या आता है आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कॉग्निटिव डोमेन आता है, अफेक्टिव डोमेन आता है और साइकोमोटर डोमेन आता है। इसको मैंने एक ट्रिक बनाई है, कैप से आप याद कर सकते हो, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव की बात करें तो कॉग्निटिव नॉलेज बेस्ड रहता है ना, कि जो भी आपकी नॉलेज है उस पर बेस्ड। कॉग्निटिव का मतलब ही क्या रहेगा, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज बेस्ड रहेगा। और ये मैंने आपके लिए एक निमोनिक बनाया है, KCAASE, है ना, KCAASE, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले K फॉर नॉलेज, कि हम जो भी नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, कॉग्निटिव का मतलब ही होता है नॉलेज बेस, तो पहला आ जाएगा नॉलेज। ठीक है, आप जैसे बोलते हो ना किसी से कैसे, तो कैसे की स्पेलिंग में बस KC लगाना है, तो फिर C से क्या हो जाएगा, कॉम्प्रहेंशन। नॉलेज की बात क्या आ जाएगा, कॉम्प्रहेंशन, मतलब कुछ भी चीज़ अंडरस्टैंड करना। फिर AA में पहला A है एप्लीकेशन और दूसरा A है एनालिसिस। अब इसमें PYQ क्या पूछा था, अप्लाई पूछ लिया था एप्लीकेशन की जगह, तो एप्लीकेशन और अप्लाई एक ही बात है। ठीक है, एनालिसिस मतलब क्या होता है, एनालिसिस की डेफिनेशन आ जाती है किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। और सिंथेसाइज, एस फॉर सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब होता है कोई भी चीज़ क्रिएट करना। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, सिंथेसाइज मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ क्रिएट करना। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करने की बात चले तो आप क्या लिखोगे, एनालिसिस। और किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की बात कहें तो आप क्या लगा के आओगे, सिंथेसिस। और ई फॉर क्या होता है, इवोल्यूशन, ये लास्ट स्टेज रहती है, इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन। और ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन था वो 1956 में आया था, तो आपकी डेट भी याद कर सकते हो। तो आपको KCAASE कैसे से क्या याद हो गया है, K for knowledge, C for comprehension, A for application या फिर apply, then A for analysis, then synthesis, then evaluation। ये आपको लाइन से याद रखना है, किसके अंदर आएगा, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया आपको कि 1956 में आया है। ठीक है, तो 2001 में इसको फिर रिवाइज किया गया, मतलब कुछ नहीं किया इन लोगों ने, इसको वर्ब फॉर्म में कर दिया। जैसे नॉलेज को क्या कर दिया इन लोगों ने, इसको इंटरचेंज कर दिया। पहली बात तो जो नॉलेज की बात है वो रिमेंबर से हो जाएगी, और जो कॉम्प्रहेंशन की बात है वो अंडरस्टैंड से हो जाएगी। नॉलेज ना यूज़ करके इन्होंने क्या यूज़ करा है, रिमेंबर। और कॉम्प्रहेंशन शब्द यूज़ ना करके इन्होंने क्या यूज़ कर दिया, अंडरस्टैंड। एक ही बात है ना, बस वर्ब फॉर्म में चेंज कर दिया 2001 में। तो ये भी पूछते हैं वो। ठीक है, और एप्लीकेशन की जगह क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब मैं आपको पहले भी थोड़ा बहुत ये बता चुकी हूँ। फिर एनालाइज किया है इन्होंने, और लास्ट में थोड़ा सा इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। जैसे हमारे इवोल्यूशन यहाँ पे लास्ट में आया था, यहाँ पे इन्होंने लास्ट सेकंड में दे दिया इवैल्यूएट, और लास्ट एकदम लास्ट में इनके क्या है, क्रिएट। तो 1956 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लास्ट में हमारे इवोल्यूशन आएगा, लेकिन 2001 के अकॉर्डिंग देखेंगे, कॉग्निटिव डोमेन की ही बात चल रही है ये, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, क्रिएट आ जाएगा। आपको ये याद रखना है कि नॉलेज की जगह रिमेंबर हो गया, कॉम्प्रहेंशन की जगह अंडरस्टैंड हो गया, एप्लीकेशन की जगह अप्लाई हो गया,
और एनालिसिस की जगह एनालाइज कर दिया है इन्होंने, और इसको इंटरचेंज कर दिया कि पहले इवेल्यूएशन की जगह इवेल्यूएट, और सिंथेसाइज की जगह इन्होंने क्या लिए लिखा है, क्रिएट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डोमेन है हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्ट जो है वो अफेक्शन से बना है। अफेक्शन मतलब हमारे इमोशंस, है ना, इमोशंस, फीलिंग्स, अफेक्शन शो करते हैं हम किसी को। तो इसका जो है निमोनिक है आर स्क्वायर वी ओ सी। तो आप बस इतना सा याद कर लेंगे निमोनिक, तो आपको याद हो जाएगा आर स्क्वायर वी ओ सी। आर स्क्वायर से क्या है, सबसे पहले रिसीव करेंगे, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, ये कीवर्ड आप याद रखना। फिर वी ओ सी से क्या है, वैल्यूइंग, वैल्यूएशन करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग कि मतलब क्या क्या हुआ है, क्या क्या ऑर्गेनाइज किया है, और लास्ट में आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग के बाद ये इसमें शो नहीं हो रहा है, कैरेक्टराइजिंग, है ना, कैरेक्टराइजिंग। तो इसका निमोनिक क्या है, आर स्क्वायर वी ओ सी। आर से रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिएक्टिंग, ओके। वी से वैल्यूइंग या फिर वैल्यूएशन, ओ से ऑर्गेनाइजिंग कि क्या हुआ है, और सी से कैरेक्टराइजिंग। सी फॉर क्या है यहाँ पे, कैरेक्टराइजिंग, कैरेक्टराइजिंग, याद रखना इसको। तो आर स्क्वायर वी ओ सी में क्या है, रिसीविंग, रिस्पॉन्ड, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको बिल्कुल भी अंडरमाइन मत करना, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन क्या रहता है, एक्शन बेस्ड रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है आपसे कि एक्शन बेस्ड कौन सा है इन तीनों में से, तो साइकोमोटर क्या है, एक्शन बेस्ड है। साइकोमोटर क्या है, एक्शन बेस्ड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉग्निटिव डोमेन जो है ये 6 हैं, है ना, और जो अफेक्टिव डोमेन है ये 5 है, और साइकोमोटर डोमेन है ये कहीं पे 5 और कहीं पे 7 होते हैं, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन में क्या है कि अगर सिम्पसन के अकॉर्डिंग पूछा जाए, सिम्पसन के अकॉर्डिंग 7 लेवल दी हुई हैं इसकी, और वैसे 5 लेवल दी हुई हैं। तो इसमें लेवल्स की बात कर लेते हैं। पहला है परसेप्शन, कि कोई भी हमने परसेप्शन सेट कर लिया, ठीक है, फिर उसका गाइडेड रिस्पॉन्स होगा, फिर मैकेनिज्म होगा, फिर कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स होगा, फिर अडेप्टेशन होगा, और फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये सिम्पसन के अकॉर्डिंग है, और सिम्पसन का थोड़ा कम ही पूछा जाता है। तो इसकी मैंने निमोनिक बनाई है पी एस जी एम और सी ए ओ। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, पर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सिम्पसन का। जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो अगली 5 लेवल्स हैं, जो कहीं कहीं पे 5 दी रहती हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये बस आप ऐसे एलिमिनेट कर लो, उतना पढ़ लो कि परसेप्शन है, सेट करते हैं, गाइडेड रिस्पॉन्स है, मैकेनिज्म है, और कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स है, अडेप्टेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन है। और किसने दिए हैं, ये सिम्पसन ने दिए हैं। अब जो हमारे लिए साइकोमोटर में इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने आपके लिए ट्रिक बना के रखी है, आई एम पेन, है ना, आई एम पेन। तो क्या ट्रिक है हमारी, आई एम पी ए एन, पेन, ठीक है, पी ए एन। आई एम पेन से ट्रिक बनाई है हमने। आई फॉर इमिटेशन, ठीक है, आई फॉर क्या है, इमिटेशन। एम फॉर है मैनिपुलेशन। पी फॉर है प्रिसीशन, प्रिसीशन मतलब होता है ना प्रिसाइज, एक्यूरेट, एकदम प्रैक्टिस करना। फिर ए फॉर है आर्टिकुलेशन, ए फॉर क्या है, आर्टिकुलेशन, ठीक है, और एन फॉर क्या है, नेचुरलाइजेशन। तो आई एम पेन से आपको याद हो जाएगा, आई फॉर है इमिटेशन, एम फॉर है मैनिपुलेशन, पी फॉर है प्रिसीशन जिसको हम एक्यूरेसी प्रैक्टिस बोलते हैं, और ए फॉर है आर्टिकुलेशन, और एन फॉर क्या है, नेचुरलाइजेशन। इमिटेशन मतलब किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, नकल करना, और नेचुरलाइजेशन क्या होता है, किसी भी स्किल को अपने अंदर समा लेना। तो किसी भी स्किल को अपने अंदर समाने से पहले हम क्या क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। कि सबसे पहले हम, जैसे टीचिंग ही है, तो पहले हम किसी की नकल करने की कोशिश करेंगे, किसी की तरह पढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना, और उससे फिर बाद में हम क्या करेंगे, मैनिपुलेट हो जाएंगे,
एक्सपेरिमेंट विथ मशीनरी इक्विपमेंट। जैसे हम ऑनलाइन पढ़ा के देखेंगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हम अपने आप को रिकॉर्ड करके देखेंगे। तो मैनिपुलेशन में पूछा जाता है कि मशीनरी इक्विपमेंट का किस में यूज़ हो रहा है, मैनिपुलेशन में। मशीनरी इक्विपमेंट का किस में यूज़ होगा, मैनिपुलेशन में यूज़ होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हम उस चीज़ में एक्यूरेट हो जाएंगे, प्रिसीशन हो जाएगी। प्रैक्टिस जो है अपने आप को परफेक्ट हमको जो है वो एकदम एक्यूरेट बना देगी, ठीक है। आर्टिकुलेशन क्या होता है कि हम उस चीज़ को एकदम, हमारी उसमें एफिशिएंसी आ जाएगी, इफ़ेक्टिवनेस आ जाएगी हमारी उसमें, है ना, कि उससे मतलब हमसे अच्छा उस चीज़ को फिर कोई कर ही नहीं पाएगा। फिर आ जाएगा नेचुरलाइजेशन, कि हमें जोर नहीं देना पड़ेगा अपने आप में कि टीचिंग हमें करनी है तो अलग से हम कुछ करें, हमारी नेचुरल अंदर स्किल ही आ जाएगी हमारी टीचिंग की। तो ये याद रखना, आई एम पेन। तो देखिए इतनी सी जगह में मैंने पूरा क्या कर दिया, टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कर लिए। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट था लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मैंने बाकी हाफ पेज में किया है, तो ये देख लेते हैं। लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जाते हैं कि लर्नर को क्या क्या इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप उसको दिमाग से भी कर सकते हैं कि पर्सनल एज, लर्नर की एज डिपेंड करेगी लर्नर पे, कि छोटा है तो थोड़ी देर से समझेगा कोई भी चीज़, बड़ा है तो जल्दी उसे समझ में आ जाएगा। जेंडर भी जो है इफ़ेक्ट करता है, मेल है या फिर फीमेल है ना। और जो लर्नर है, ये बोला जाता है कि लर्निंग क्या रहती है, प्रॉब्लम सेंटर्ड रहती है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या लर्निंग प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, तो हाँ, लर्निंग क्या रहती है, प्रॉब्लम सेंटर्ड रहती है। और लर्नर का एकेडमिक बैकग्राउंड भी जो है इफ़ेक्ट करता है कि वो किस तबके से आ रहा है। कोई जैसे सरकारी स्कूल से आता है तो उसकी अलग जो है, हम बोल सकते हैं अलग तरीके से लर्निंग को ग्रास्प करता है। जो थोड़े सीबीएसई से आ रहा है वो और अच्छे से ग्रास्प कर लेगा। तो एकेडमिक बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कॉग्निटिव नॉलेज से रिलेटेड होता है, उसकी सोशल सराउंडिंग, इमोशनल भी, ये सब चीज़ें क्या करेंगी, लर्नर को इफ़ेक्ट करेंगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आता है, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या आ जाएगा, कि कुछ तो रिफ्लेक्टिव थिंकर्स रहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकली सोच लेते हैं वो लोग, ठीक है। कुछ कंसेप्चुअल थिंकिंग रहते हैं कि कंसेप्ट वाइज सोचते हैं। कुछ को प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है जब जाके उनको समझ में आती है। और कुछ क्रिएटिव रहते हैं, क्रिएशन मतलब अपने माइंड से ही बहुत ज़्यादा इनोवेटिव वो सोच लेते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस में आते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, कंसेप्चुअल थिंकर्स, प्रैक्टिकल थिंकर्स और क्रिएटिव थिंकर्स, ठीक है। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्नर में और कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे, एज हमने पढ़ लिया, पर्सनल एज, मैच्योरिटी, कोई अगर ज़्यादा मैच्योर है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। प्रायर नॉलेज, अगर किसी को किसी टॉपिक के बारे में, जैसे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ और आपने पहले भी कहीं पढ़ रखा है इसको, तो आप एज अ रिवीजन इसको यूज़ करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपकी प्रायर नॉलेज भी है वो लर्निंग को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। एथनिक ग्रुप क्या होता है, इसके आगे मैंने लिखा है एक्सेट्रा। एथनिक ग्रुप मतलब कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो भी जो है इफ़ेक्ट करेगा आपकी लर्निंग प्रोसेस को। इसके अलावा सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड आता है और एक मॉडर्न या फिर आईसीटी मेथड आता है। तो एक ट्रेडिशनल मेथड आता है और एक मॉडर्न या फिर आईसीटी बेस्ड आता है। ट्रेडिशनल में जैसे पहले के लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे, क्या करते थे, चौक से पढ़ाते थे, बातें करते थे, तो चौक टॉक मेथड इसको बोलते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड था, हमारा पुराना मेथड था। आज की डेट में क्या हो गया, मॉडर्न ऑनलाइन का ज़माना है ना, ऑनलाइन टीचिंग होने लगी है। और आईसीटी में मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा था, आईसीटी का एग्जाम्पल हो गया है कि अब माइंड मैप से पढ़ता है बच्चा, है ना। माइंड मैप्स, आईसीटी का यूज़ करके माइंड मैप्स बना लेते हैं और उसके थ्रू पढ़ते हैं। तो आईसीटी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, माइंड मैप। फिर लर्निंग इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है, क्लासरूम आ जाता है और करिकुलम आ जाता है। तो ये भी पूछते हैं कि लर्निंग इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है, कि इसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसका क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा है और उसका करिकुलम कैसा है।
इसके अलावा जो मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग करके आपके एक लाइन दे रखी है सिलेबस में, तो उसमें यही पूछा जाता है कि कौन सा ऑफलाइन मेथड है, कौन सा ऑनलाइन मेथड है, कौन सा स्टूडेंट फोकस है, कौन सा लर्नर फोकस है ना। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन इसमें पूछा जाता है। ऑफलाइन में क्या होता है, स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है क्या, तो हाँ ऑफलाइन में स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है। ऑनलाइन में आपसे मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, है ना, मैं एक वन वे तरीके से ही पढ़ा रही हूँ, मैं आप पे जो है इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। फोकस किसका रहता है ऑफलाइन में, टीचर का फोकस रहता है, टीचर पूरा फोकस करता है। और ऑनलाइन में लर्नर फोकस रहता है कि अगर आप फोकस से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में तभी आपको समझ में आएगा, जबकि ऑफलाइन में टीचर का फोकस रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ऑफलाइन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, आपको एक टाइम पे बैठ के पूरा करना ही पड़ेगा, जबकि जो ऑनलाइन रहता है वो टाइम फ्लेक्सिबल रहता है। आप अभी वीडियो पॉज करके बाद में भी इसको आराम से देख सकते हो, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप बाद में चला के फिर से देख सकते हो। तो ये टाइम फ्लेक्सिबल रहता है। और ऑफलाइन जो था वो एक ट्रेडिशनल मेथड था, जबकि ऑनलाइन जो है ये एक मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड मेथड है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आईसीटी के और एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे मैंने आपको माइंड मैपिंग बताया था, इसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइंड मैपिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग किसके एग्जाम्पल्स हैं, आईसीटी के एग्जाम्पल हैं। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो ऑफलाइन मेथड था वो स्टूडेंट सेंटर्ड था, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर था, और जो ऑनलाइन है वो लर्नर फोकस्ड है या फिर लर्नर सेंटर्ड है, ठीक है, या फिर लर्नर सेंटर्ड है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब देखो मैंने यहाँ पे इतनी सी स्पेस में लर्नर के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स और लर्नर के अराउंड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, नेट में या फिर सेट में, एमपी सेट में, तो मैंने उसको डील करने की कोशिश की है इसमें। मतलब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो तो कवर्ड है ही। इसके अलावा पूछा जाता है स्वयं, आपको एक सिलेबस में लाइन दी गई उसमें स्वयं है, तो स्वयं का फुल फॉर्म पूछा गया है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। तो एक लाइन में मैंने इसका फुल फॉर्म लिख लिया है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। इसके अलावा स्वयं प्रभा से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ मैंने लिख के रख लिया है कि हाँ स्वयं प्रभा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वयं प्रभा से मेनली जो इसके 40 डीटीएच चैनल हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। तो 40 डीटीएच चैनल तो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन आप एक बार जो चैनल है उनको देख के जाना। और ये चैनल नेशनल कोऑर्डिनेटर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, है ना। पहले तो 34 चैनल्स थे, ये क्वेश्चन ही बना था नेट में कि कितने चैनल्स हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ ऐड कर लेना 40 डीटीएच चैनल हैं आज की डेट में, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे चैनल्स हैं, नैपटेल है जो कि इंजीनियर साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फिर यूजीसी के अंदर आ जाता है आर्ट ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड जो भी कंटेंट है। फिर आईआईएमबी है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इग्नू का आपने नाम सुना होगा, इग्नू डिस्टेंस लर्निंग के लिए जानी जाती है। फिर एनसीईआरटी जो कि स्कूल एजुकेशन 1 से 12th क्लास तक। फिर एनआईओएस आता है जो कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है टीचर की, रिसर्च उससे रिलेटेड। तो इस तरीके से बहुत सारे चैनल्स दिए हुए हैं उसमें, तो आप उसको एक बार देख लेना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मूक्स की। मूक्स का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो ये भी पूछा गया है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या फुल फॉर्म है मूक का, मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्स। और इसके नेम पूछे जाते हैं पीवाईक्यू में कि क्या कोर्सेरा एक मूक है, हाँ, तो मैंने सारी मूक्स के एक जगह नाम लिख दिए हैं। कोर्सेरा और एडेक्स, ये जो मैंने रेड पेन से कर रखा है, ये पीवाईक्यू है। कोर्सेरा भी मूक है और एडेक्स भी मूक है। इसके अलावा आपसे ओडेसिटी पूछा जा सकता है, ओडेसिटी एक मूक है। कैनवास नेटवर्क है, नोवो ऐड है, यूनिवर्सिटी है, और ओपन टू स्टडी, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ओपन टू स्टडी, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर लर्न करके एक है, आईवर्सिटी, ओपन टू स्टडी, नोवो ऐड, कैनवास नेटवर्क। तो ये पूरे मूक के आपसे नाम पूछ सकते हैं। बाकी स्वयं में इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, और मैंने स्वयं प्रभा का आपको बता दिया कि 40 डीटीएच चैनल आप एक बार देख लेना।
ठीक है। फिर जैसे मैंने इसमें और एक्सप्लोर कर रखा है, ये लास्ट पेज है मेरा। मूक के बारे में मैंने लिखा है कि ये कौन सी सैटेलाइट से मैनेज होता है। एड्यूसेट करके एक सैटेलाइट है, उससे मैनेज होता है। ठीक है, एड्यूसेट एजुकेशन सैटेलाइट, ये भी PYQ है कि कौन सी सैटेलाइट से मूक मैनेज होता है। एड्यूसेट एजुकेशन सैटेलाइट। ठीक है, जो आपके एजुकेशन हायर एजुकेशन इनिशिएटिव्स करके जो एक लाइन दी है सिलेबस में, उससे PYQs पूछे गए हैं। एड्यूसेट पूछा गया है। इसके अलावा इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो मैंने PYQs लगाया, मुझे कुछ मिला उसमें, तो मैंने एक एक लाइन में उसको लिख लिया कि इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इसके अलावा CEC का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। CEC का फुल फॉर्म पूछा गया है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। और फिर मैंने स्वयं के अराउंड और भी इंफॉर्मेशन लिखी है जो मुझे PYQs में मिली है कि स्वयं क्या है, एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है। याद रखना ये फ्री है। और इसका जो टैगलाइन है वो है शिक्षित भारत उन्नत भारत। क्या है इसकी टैगलाइन? शिक्षित भारत उन्नत भारत। इसको ये पूछ सकते हैं कि कौन जो है किसने इसको बनाया है, तो MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और AICTE का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और इसके अंदर 2000 कोर्स दिए जाते हैं, जो कि 8000 आर्ट्स की वीडियोस हैं इसमें। और इसमें हेल्प कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट। तो आप ये याद रखना कि ये किस किस ने बनाया है, MHRD और AICTE। AICTE का फुल फॉर्म याद रखना है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। फिर स्वयं प्रभा में मैंने आपको कुछ 40 DTH चैनल हैं, तो उसमें से मैंने जैसे आपको बताया था कि नैपटेल जो है वो NPTEL किस पे, टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड पे ध्यान दे देता है। और नॉर्मली आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। और ये UG और PG के कोर्सेज देता है। इसके अलावा IIS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। IIS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। CEC का मैंने आपको बता ही दिया ऊपर, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। IGNOU का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो जिसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए मैंने वो लिख दिए। UGC की इस्टेब्लिशमेंट डेट आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, दिसंबर 28, 1953 में इस्टेब्लिश हुआ। और UGC एक्ट के तहत फिर ये नवंबर 1956 के तहत आज तक जो है काम कर रहा है। नवंबर 1956 इस्टेब्लिश कब हुआ था? 53 में। और एक्ट के थ्रू इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया? नवंबर 1956 में। NCERT का फुल फॉर्म याद होना चाहिए आपको, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NIOS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसके अलावा ये पूछा था कि स्वयं प्रभा कौन सी सैटेलाइट यूज़ कर रही है। देखो, मूक यूज़ कर रहा है एड्यूसेट, और स्वयं प्रभा किसका यूज़ कर रही है? GSAT-15 सैटेलाइट। ये PYQ है नेट का। ठीक है, GSAT-15 सैटेलाइट यूज़ कर रही है। 40 DTH चैनल हैं जो कि 24/7 ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। और इन सब का कंटेंट कौन मैनेज करता है? तो ये मैंने आपके पूरे नाम लिख दिए। इनको क्या बोला जाता है? नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बोला जाता है। NPTEL, IIS, CEC, UGC, IGNOU, NCERT और NIOS। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इवैल्यूएशन सिस्टम से पूछा गया है कि प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है। प्रोग्नोस्टिक में क्या होता है कि आप प्रिडिक्ट करते हैं कि हाउ वेल अ स्टूडेंट परफॉर्म, कि किस तरीके से स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है, उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो इसमें प्रिडिक्शन पे काम होता है। ठीक है, जबकि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आप डायग्नोस कर रहे हो। डायग्नोस जो है मेडिकल टर्म है ये, कि आप कॉज ऑफ प्रॉब्लम पता कर रहे हो कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी स्किल क्या है। तो
कॉज ऑफ प्रॉब्लम की जहाँ भी बात आएगी आप क्या यूज़ करोगे, डायग्नोस्टिक। और जहाँ आप प्रिडिक्ट कर रहे हो एक तरीके से, वहाँ क्या आ जाएगा, प्रोग्नोस्टिक। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे यूनिट 1 से रिलेटेड, मैंने आपको शॉर्ट नोट के थ्रू पढ़ाने की कोशिश की है। आप भी इसी तरीके से शॉर्ट नोट बना सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट यूनिट चाहिए तो आप कमेंट करना। बाकी मैं आपके लिए नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि आईसीटी और रिसर्च मेथडोलॉजी जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो ला पाऊँ। थैंक यू सो मच।